नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंस सकता है। उपचुनाव की सीटों को लेकर बीजेपी आरएलडी में दांव फंस सकता है। दरअसल 3 सीटों पर दावेदारी राष्ट्रीय लोकदल ने की है। मीरापुर, खैर और गाजियाबाद की सीट मांगी है आरएलडी ने। उधर मझुआ सीट पर निषाद पार्टी अपना दबदबा रखना चाहती है। दूसरी तरफ की जानकारी इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं उसमें सभी सीटों पर बीजेपी दांव आजमाना चाहती है। इस तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर रस्साकस्सी का माहौल जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है और खास तौर पर एनडीए घटक दलों के बीच। और हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। तौकीर, लोकसभा चुनाव के नतीजे और हालिया दिनों में जिस तरह से 7 राज्यों की अलग अलग सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, अब बारी उत्तर प्रदेश की आ गई है उपचुनाव को लेकर। यहां की भी 10 सीटें बाई इलेक्शन में जाने वाली हैं। किस तरह का माहौल बना हुआ है और खास तौर पर एनडीए घटक दलों में किस तरह की इस वक्त हलचलें मची हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल अखिलेश जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पर कोर कमेटी की बैठक हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ सभी लोग यानी कि प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो तो शामिल थे ही, केंद्र नेतृत्व इस बैठक में शामिल था। जो चर्चाएं हैं इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी इन 10 उपचुनाव की सीटों पर अकेले मैदान में जाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे आरएलडी हो या संजय निषाद, ये दोनों लोग दावा कर रहे हैं अपनी सीटों को लेकर। 3 सीटों पर आरएलडी की दावा है कि वो, क्योंकि एक ऐसी सीट है पश्चिम यूपी की जहां पर आरएलडी के विधायक सांसद हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वो उस सीट को उन्हीं को दिया जाए क्योंकि उनका पहले से वहां पर विधानसभा में उनका दबदबा था, वहां से उनका विधायक जीत कर आया था। वो ऐसी 3 सीटें मांग रहे हैं। इसके अलावा एक संजय निषाद एक सीट ऐसी है जिसमें उनकी दावेदारी है कि वो कह रहे हैं वो पहले भी उनके पास रही थी और उपचुनाव में भी वो सीट उनको दी जाए। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया जाए तो जो सहयोगी और है उन्होंने एक सीट का दावा कर दिया है। अनुप्रिया पटेल अभी फिलहाल शांत है, उनकी तरफ से किसी भी तरह की दावेदारी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं की गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर भी मंथन लगातार जारी है। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार चुनाव जीते थे, वहां पर वो चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर किस तरह से माहौल बना हुआ है उस पर भी आते हैं। लेकिन एक और सवाल एनडीए घटक दलों से जुड़ा हुआ ही, जिस तरह के उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे सामने आए हैं, हालांकि बाई इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस तरह के माहौल के बीच यूपी में सभी सीटों पर बीजेपी अगर उपचुनाव लड़ना चाहती है तो इसके पीछे क्या रणनीति नजर आती है आपको? देखिए, जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसमें जो ये सहयोगी दल रहे हैं उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। पूर्वांचल के एक सांसद जो चुनाव हार गए थे लोकसभा में, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के आने से कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। इसी तरह से पश्चिम के एक पूर्व विधायक है संजीव सोम, उन्होंने भी चुनाव बाद कहा। संजीव बालियान जो चुनाव हार गए उनकी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप कहा गया और कहा गया कि आरएलडी से नुकसान हुआ, उल्टा जो वोटर आपके पास था वो भी आपसे चला गया। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भाजपा के नेताओं ने ही लगाए हैं। और इसके अलावा जो कॉन्क्रीट जो एक उसके बाद रिपोर्ट तैयार हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें जो समीक्षा की एक रिपोर्ट थी उसमें भी कहा जा रहा है कि जहां पर राजभर की बस्तियां थी चाहे वो निषादों की बस्तियां हो, वहां से वोट समाजवादी पार्टी को गया है। यानी कि इस बात से तस्दीक हो गई है कि ये नेता उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए में लाने में सफल नहीं रहे। यही वजह है कि इनको लेने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हमें ही चुनाव मैदान में पूरा संभालना है, पूरी प्लानिंग हमें को करनी है, वोट बैंक को भी अपने साथ ही साधना है, तो हम दूसरे सहयोगियों को क्यों उनके विधायकों को जिताने के लिए वहां पर उनके प्रत्याशी दें। जाहिर तौर पर यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी दल है उनसे कहा जा रहा है कि अभी आप फिलहाल अपने प्रत्याशियों की दावेदारी छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। और चाहे क्या ये किसी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास नजर आ रहा है एनडीए घटक दलों में? किसी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास एक तरह से दिखाई पड़ता है बीजेपी के ऊपर ये?
देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, संजय निषाद की पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, इन सभी को उत्तर प्रदेश की सरकार में जगह मिली है। सभी के नेता यहाँ मंत्री हैं। तो अगर आप कुछ दबाव बनाने का प्रयास भी करेंगे तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल पे असर आने लगेगा। तो जाहिर तौर पर ये सीटों की दावेदारी छोड़ने में ही अपनी भलाई समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती नजर आ सकती है। फिलहाल जो समीकरण दिख रहे हैं उसमें एक सीट संजय निषाद को मिलती नजर आ रही है कि वो एक सीट पर शायद संजय निषाद को मौका दे दें, लेकिन उसकी भी गुंजाइश 10 या 15% तक ही मानी जा सकती है बस। तौकीर, हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो जातीय समीकरण है वो इन तमाम दलों का, जो एनडीए घटक दल हैं, उनका ये तर्क है कि ये सीटें हमारे पास रहें तो ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो वोटों का बिखराव है वो हो सकता है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी जिस सीट की मांग कर रही है उसकी बात करें, इसी तरह से गाजियाबाद सीट को लेकर यह मांग की जा रही है आरएलडी की ओर से कि इस सीट का भी जातीय समीकरण इस तरह का है कि यह सीट उसके खाते में जानी चाहिए। इन सभी सीटों को अगर देखें, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य के इन इलाकों को देखें, तो इनके समीकरण क्या कुछ दर्शाते हैं तौकीर? देखिए, आरएलडी की बात की जाए तो पश्चिम यूपी में सहयोगी दलों में आरएलडी एक इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसका एक प्रत्याशी चुनाव जीता, यानी कि जितनी सीटें मिली थी वो 100% रिजल्ट है। उनको एक सीट मिली थी, उन्होंने एक सीट जीत ली। ओम प्रकाश राजभर को एक सीट मिली थी, वो हार गए। इसके अलावा संजय निषाद को 2 सीटें मिली थी, एक सीट वो जीत पाए, वो भी उनका बेटा चुनाव हार गया। और जिस सीट पर भदोही की वो सीट जहां पर संजय निषाद की पार्टी को जीत मिली, वहां पर प्रत्याशी सामने टीएमसी का था। ललितेश त्रिपाठी को टीएमसी ने वहां पर मैदान में उतारा था, यानी कि सिंबल का भी एक बहुत बड़ा गेम था। ना वहां पर समाजवादी पार्टी का सिंबल था, ना कांग्रेस का सिंबल था। तो वो जीत भी बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि टीएमसी को उत्तर प्रदेश में बहुत पहचान बनाने की जरूरत है। अभी उनके चुनाव चिन्ह को लोग जानते नहीं है। इसका लाभ भी संजय निषाद को मिला। तो कहीं ना कहीं आरएलडी को अगर छोड़ दे पश्चिम यूपी की उस सीट को, तो बाकी सभी सहयोगी दल, और अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें मिली थी, एक सीट अपनी बचाने में सफल हो पाई, रॉबर्ट्सगंज वो हार गई। तो जाहिर तौर पर सहयोगी दलों का बहुत बड़ा योगदान इस लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, ना ही उनका वोट बैंक ट्रांसफर हो पाया। यही वजह है कि समाज अब जो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को थोड़ा थोड़ा किनारे लगाने की कोशिश कर रही है और खुद पूरी कमान और पूरा मैदान अपने लिए छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल तौकीर, और होगा क्या इस पर भी सभी की नजरें बनी रहेंगी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि क्या कुछ रणनीति रहने वाली है वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है, जिसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से 12 सीटों की मांग की है। जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। 19 जुलाई को महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, अब वो वहां पर सभी जीते हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। 19 जुलाई को सभी सांसद महाराष्ट्र के मुंबई में इकट्ठा होंगे और वहां पर उनका सम्मान समारोह होगा। आपको बता दें कि 12 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने दावेदारी की है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगर ये विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को गठबंधन से सीटें नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अकेले मैदान में उतारने की तैयारी में है। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर गठबंधन में दरार ना पड़े, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि सभी दलों को साथ में रखा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर ये 12 सीटें नहीं मिलेंगी तो माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले दम पर मैदान में होगी। फिलहाल अखिलेश यादव लगातार संपर्क में है और 19 जुलाई को जो ताकत का प्रदर्शन है वो किया जाएगा और सभी सांसदों के माध्यम से बताने की कोशिश भी होगी कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र में भी काफी मजबूत है। फिलहाल समीकरण क्या होंगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन तैयारियों में समाजवादी पार्टी के नेता जरूर नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि हम सहयोगी दल हैं और सहयोगी दलों की जिम्मेदारी बनती है कि हम फायदे में भी साथ रहें और घाटे के वक्त भी साथ रहें। उन्होंने कहा कि अगर कोई हार मिली है तो उसकी हम समीक्षा जरूर करेंगे और कैसे जीत उस पर मिले उस पर भी विचार विमर्श करना जरूरी है। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। हार मिली है तो उसकी समीक्षा, फिर हम कैसे जीते उस पर विचार विमर्श है। और कार्य समिति मतलब कार्यकर्ताओं की समिति है जो कार्य करते हैं ग्राउंड लेवल पर,
क्योंकि लोकतंत्र में सबसे निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति के पास पावर है, वही वोट देता है, तब सरकार बनती है। और सरकार के अपने अपने विचारधाराएं होती हैं कि अगर हम अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, भारत को फिर से भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए सभी लोग एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में रहें, तो सरकार रहना आवश्यक है। तो ऐसे में सरकार में बने रहना, सरकार फिर बने, इसके लिए कार्यकर्ता काम करता है। तो कल मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को, योगी जी को, जितने भी आए, दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष को, बाकी जितने भी आए देश प्रदेश से आए थे, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। और फिर से मिलकर काम करें और फिर जीतेंगे, 2027 में सरकार बनेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है और इस कड़ी में सपा पार्टी कार्यालय में बैठक जारी है, जिसमें अखिलेश यादव समेत तमाम नेता शामिल हैं। वहीं बैठक में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। देश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। आज भी वो पार्टी कार्यालय के दफ्तर पर मौजूद हैं और उसके अलावा जो दावेदार हैं वो भी आज पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। उसके अलावा जो उन जिलों के सीनियर नेताओं को भी बुलाया गया है, उनसे भी बातचीत की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। फिलहाल 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दावेदारी कर सकती है और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं। ये आकलन किया जा रहा है कि वो सीटें जो भाजपा के जो जहां पर पहले भाजपा के विधायक थे, उन सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को वो सीटें दी जा सकती हैं। फिलहाल यहां पर मंथन चल रहा है। कई पार्टी के अलग अलग नेता आज पार्टी में भी शामिल हुए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि मंथन के बाद 2 से 3 दिन के अंदर ऐलान भी किया जा सकता है कि कौन प्रत्याशी कहां पर चुनाव मैदान में नजर आएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, जो लोकसभा में कारगर भी साबित हुआ, उसी पैमाने पर उपचुनाव में भी मैदान में उतरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। यानी कि पिछड़ा दलित को सबसे ज्यादा मौका इस उपचुनाव में भी दिया जाने वाला है। मंथन जारी है। जो सीटें खासकर लालजी वर्मा हो या अवधेश प्रसाद हो, जो सांसद बन चुके हैं, ऐसी सीटों पर उनके परिवार से ही किसी न किसी को टिकट देने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ भी राय मशवरा कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस मंथन को बहुत ही अंतिम रूप दिया जाना है और जल्द ही पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का, जहां सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। 20 दिन पहले चोरी हुई थी, जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज हुई है। बंद मकान में चोरी का मामला सामने आया था। लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें नकदी के साथ ज्वेलरी पर भी हाथ साफ किया गया था और पुलिस पर उचित कार्रवाई ना करने का भी आरोप है। शिकायत के बाद 13 तारीख को दर्ज की गई एफआईआर कृष्णानगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पुलिस के ऊपर आरोप है कि पुलिस ने उचित तरीके से कार्रवाई नहीं की और जब सीएम पोर्टल पर शिकायत हुई है उसके बाद जाकर अब एफआईआर रिपोर्ट की गई। 20 दिन पहले का मामला, एफआईआर दर्ज अब हो रही है और वो भी सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद। यही कारण है कि सवाल उठ रहे हैं पुलिस के ऊपर। उधर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का कहर इस वक्त मचा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग 100 गांवों में संपर्क टूट गया है और खास तौर पर नुकसान ज्यादा उन इलाकों में है जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। गोरखपुर में सड़कों पर नाव तैरती नजर आ रही हैं। 11 जिलों में बारिश का आज भी अलर्ट है। तो आपको बता दें कि यूपी के कई जिले और कई इलाके इस वक्त भयंकर तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं, जहां सड़कें पानी में डूब गई हैं, खेत लगातार डूबे नजर आ रहे हैं। जनपद में जो विशेष रूप से तरबगंज तहसील के काफी सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की से एडवर्सली प्रभावित हुए और उसमें विशेष रूप से अब ये एक अच्छी बात है कि अभी तो हम लोग मतलब बाढ़ का जो पानी है वो रिट्रीट हो रहा है, लेकिन इसमें जितने विभाग हैं उनको अभी और कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता है। तो देखिए, मैं आज यहाँ भोजपुरवा ये है और इसका एक टोला है, यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे सरयू नदी है। तो सरयू नदी का जो प्रेशर है आपके इस टीले की साइड है, जिस साइड ये लोग बसे हुए हैं, पहले जो पानी का प्रेशर रहता था वो उधर रहता था।
तो पिछले 5-6 दिनों में जो मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया 80 से 100 मीटर का लगभग कटान हुआ है। अभी जो सरयू का जल स्तर है वो 64.20 है, जो खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर है, लेकिन जितना पानी आ रहा है उतना पानी अभी यहाँ से पास हो जा रहा है। जी, अमित यादव नाम है मेरा। यहाँ दत्तनगर गोंडा में बाढ़ आ गई है, इससे बहुत परेशानी हम लोगों को हो रही है। हम लोग ये पुल की मार्ग से उस पार पढ़ने जाते थे, नजदीक की वजह से हमारे घर वाले एडमिशन वहाँ करवा दिए। वो मैं नजदीक पड़ता था, एडमिशन करा दिए जी, वहाँ सवाल फैजाबाद में। हम लोग वो जो है कि देख रहे हैं आपका टांग नजदीक आया है, और नजदीक आया तो क्या करें हम लोग, न तोड़े न हटाएं यहाँ से, तो क्या बाल बच्चे नदी में डाल दें। कितना कष्ट है आप लोगों का? कितना कष्ट है, अब कष्ट लेकिन अगर आप ही कोई जो साहब आए हैं उनको अगर आधा घंटा यहाँ रात में रोक दिया जाए तो आज पूरी रात रह जाएगी। पूरे प्रदेश में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक तरफ जहां बाढ़ प्रभावित गांव में प्रशासन हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं नदियां भी उफान पर हैं। जनपद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसको लेकर डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव में नाव से आवागमन के निर्देश दिए। तेज धार से किसानों की हजारों बीघा फसल भी बर्बाद हो रही है। रामनगरी अयोध्या में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। 300 से ज्यादा चयनित आईएएस और पीसीएस अफसर एक साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर सभी ने रामलला के आशीर्वाद के साथ अपने नए अध्याय का शुभारंभ भी किया। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। 300 से ज्यादा चयनित आईएएस और पीसीएस अफसर एक साथ रामनगरी पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर सभी ने रामलला के आशीर्वाद के साथ अपने नए अध्याय का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी ऑफिसर्स ने रामलला के चरणों में नतमस्तक होकर भारत में राम राज्य स्थापित करने का भी संकल्प लिया। ये वो साल है जिसमें हमारा चयन हुआ है, जिस साल राम मंदिर बन पाया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब हमारे नौकरी करेंगे तो हम ध्यान रखें कि जिस प्रकार से राम राज्य चला उसी प्रकार से हम भी प्रशासन चलाएं। जब राम को बुला लेते हैं तो सब कुछ संभव है। एक साल 300 क्या, अगले साल शायद 500 लोग भी आ जाए। हम एथिक्स पढ़ते हैं अपने मेंस के सिलेबस में, पर श्री राम से बड़ा एथिक्स का और नीति शास्त्र का उदाहरण कोई है नहीं। सबसे पहले तो जय श्री राम। मेरे को तो लगता है कि बच्चे जो होते हैं सिलेक्ट और नहीं होते हैं सभी मेहनत करते हैं बराबर की। वो भगवान का ही आशीर्वाद है कि कुछ निकल पाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते हैं। तो मेहनत तो जी वही है कि यूपीएससी की परीक्षा के जैसे 3 राउंड होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और ये मेरा पहली बार था कि तीनों एक साथ किए। तो मैं तो आशीर्वाद है, इसी कारण उन्होंने हमें बुला लिया। मेरा तो दिल मिल गया। आज 300 आईएएस देश के चयनित आईएएस दर्शन करेंगे, कितना ऐतिहासिक लग रहा है आपको? बहुत ऐतिहासिक सर। और इनफैक्ट कल हमारा एक फंक्शन हुआ था और वहाँ पे ये लाइन भी कही गई थी, ये वो साल है जिसमें हमारा चयन हुआ है, जिस साल राम मंदिर बन पाया है। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब हमारे नौकरी करेंगे तो हम ध्यान रखें कि जिस प्रकार से राम राज्य चला उसी प्रकार से हम भी प्रशासन चलाएं। तो मैं उस बात का ध्यान रखूंगा। कौन सा रैंक हासिल किया देश भर में आपने? मेरा इस साल 265वां रैंक है और मैं आईपीएस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके रामलला का, और बच्चे का सिलेक्शन हुआ और उसके उससे आए तो और खुशी की बात है। संकल्प इस तरह से। बाबा जी, आपका बेटा आज आईएएस में देश में स्थान ग्रहण किया है, कितना अलौकिक, कितना महत्वपूर्ण माने जो रामलला के दर्शन करने आई है? बहुत ही अच्छा है। क्या कोई मन्नत मांगी थी भगवान से? नहीं, मन्नत नहीं मानी थी, पर रामलला तो सब देने वाले हैं, वो तभी न माने देंगे। पर हम फिर भी मतलब हुआ कि संकल्प की तरफ से आओ, चलो दर्शन करके आओ, दर्शन कर ले। सफर तो काफी संघर्षपूर्ण था, लेकिन इस सफर में साथ देने वाले लोगों ने काफी अहम रोल प्ले किया और आज इस मुकाम पर पहुंचकर अयोध्या नगरी में आकर रामलला का दर्शन करने इतिहास में पहली बार 300 आईएएस आए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? राम राज्य का जो मूल मंत्र था, यही से हम हमारे करियर की शुरुआत करेंगे। तो राम राज्य के जो मूल तत्व हैं उन्हीं के आधार पर जन सेवा के लिए जीवन भर हमारा प्रयास रहेगा। सर, एक साथ 300 लोग दर्शन करने जा रहे हैं रामलला का, कैसे
करेंगे, क्या रहेगी, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? सर यही लग रहा है कि जब राम जी बुला लेते हैं तो सब कुछ संभव है। एक साल 300 क्या, अगले साल शायद 500 लोग भी आ जाए। कौन सा रैंक हासिल किया था इस बार में आपने? मेरा रैंक 756 है। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा छठा अटेम्प्ट था। 6 साल हो गए मुझे इस काफ़ी ऐतिहासिक पल है कि हम लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सबसे पहले हम लोग आए तो सीधा अयोध्या नगरी में आए। यहाँ पे राम जी के दर्शन हुए हैं और यहाँ पे कल हमारा फेलिसिटेशन भी था संकल्प की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहला दिन काफ़ी अच्छा निकल गया। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि रामलीला का दर्शन करने इतिहास में पहली बार 300 IAS किसी जगह पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बैचमेट्स और मैं ऑलमोस्ट 300 लोग हैं यहाँ पे और सिलेक्शन के बाद सीधा सबसे पहले यहीं पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक हुआ है क्योंकि ये पहला बैच है मोस्ट ऑफली यहाँ का जो एक बार में 300 IAS लोग यहाँ पे सब आए हैं। आपने कौन सा रैंक हासिल किया है? जी मेरा 693 रैंक है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दुनिया में कुछ लाखों, कुछ कई लाख बच्चों में से हमारा सिलेक्शन हुआ है। उसमें भी हम सिलेक्शन के बाद अपनी पुण्य भूमि पे आए हैं, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पे। तो इससे बढ़ाने की बात कुछ हो नहीं सकती है कि हम एक साथ जिन्हें देश चलाना है और हम एथिक्स पढ़ते हैं अपने मेंस के सिलेबस में, पर श्री राम से बड़ा एथिक्स का और नीति शास्त्र का उदाहरण कोई है नहीं। अगर हम उसकी थोड़ी सी भी एथिक्स अगर जाए तो इस देश को वाकई में 2047 तक विकसित बना सकते। 300 देश के 300 IAS रामलीला का दरबार पहुंचे हैं, कितना ऐतिहासिक पल रहेगा ये? सर ये बहुत ही ऐतिहासिक पल रहेगा क्योंकि एक साथ इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स को लाना संकल्प जैसे संस्थान ही कर सकते हैं और क्या कहते हैं, ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हम एक साथ सारे बैचमेट्स पहले ही मिलेंगे भी ऐसी पवित्र जगह। कौन सा रैंक हासिल किया है आपने? मेरी रैंक 637 है। कितने बार आपने दिया जो ये रैंक हासिल हुआ? ये मेरी तीसरा अटेम्प्ट था और मेरा पहला मेन से पहला इंटरव्यू था। बता दें कि पूरे देश में 300 से ज्यादा चयनित IAS और PCS भारतीयों को रामनगरी में सम्मानित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी यहां मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।